फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्ण विचार पर। और वर्ण विचार का हम समग्र विवेचन करते हुए देखते चलेंगे एक एक महत्वपूर्ण टॉपिक को और उदाहरण सहित इसे समझेंगे भी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि वर्ण किसे कहते हैं, इसको क्लियर करते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जो भी हम भाषा बोलने का प्रयत्न करते हैं जिससे हम बोलने का प्रयास करते हैं उसको कहते हैं ध्वनि। और उसी ध्वनि को अगर हम लिख कर व्यक्त करते हैं तो उसे वर्ण कहते हैं। अब किशोरीदास वाजपेयी ने इसे क्या कहा है? तो किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है वर्ण के बारे में? तो वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह यानी कि लिपि चिन्ह दोनों के लिए होता है। इस प्रकार वर्ण भाषा के मौखिक तथा लिखित दोनों रूपों का प्रतीक होता है। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है उसको देख लेते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु ने कहा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सके। कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके। जैसे कि अ है, ई है, जितने स्वर हैं उसको खंडित नहीं किया जा सकता है। व्यंजन स्वर रहित जो व्यंजन होते हैं, जैसे क में हलंत लग गया तो इसे स्वर रहित कहेंगे। तो इसलिए जो स्वर रहित व्यंजन होते हैं इसको खंडित हम नहीं कर सकते हैं। अगर स्वर सहित रहे, अगर ऐसे कर रहे तो इसमें अ जुड़ा रहता है। तो स्वर रहित जो व्यंजन होते हैं वो भी क्या होते हैं? वर्ण। वर्ण या अक्षर रचना की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई है। वर्ण या अक्षर क्या है? तो वर्ण या अक्षर रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी यानी कि लघुतम इकाई है। वर्ण, अक्षर तथा ध्वनि इन तीनों में अंतर होता है। जैसे कि मुंह से उच्चरित अ, आ, क, ख आदि ध्वनियाँ हैं। ध्वनियों को अगर लिखित रूप में लिपि के रूप में चिन्हित किया जाए उसे वर्ण कहते हैं तथा किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चरित न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं? तो अक्षर कहते हैं। अथवा वह छोटी से छोटी इकाई अक्षर है जिसका उच्चारण वायु के एक झटके से होता है, जैसे कि आ, जी, क्या आदि। अब देख लेंगे कि मात्रा किसे कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? तो पहले देखेंगे कि मात्रा कहते किसे हैं। ये पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार मात्रा व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। या प्रत्येक स्वर के उच्चारण में जो थोड़ा बहुत समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। अब देखते हैं कि वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में निम्नलिखित वर्ण या ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं। देवनागरी मानक वर्णमाला क्या है? तो देवनागरी। मानक देवनागरी वर्णमाला को अब देख लेते हैं कि मानक देवनागरी वर्णमाला इस प्रकार है। स्वर कितने होते हैं? तो 11। और मात्रा कितनी होती है? तो 10। क्यों? तो क्योंकि अ की मात्रा नहीं होती है। अ की मात्रा नहीं होती है। मात्रा शुरू कहाँ से होती है? तो आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ। तो इस तरह से स्वर टोटल पूछे तो 11 होते हैं और मात्राएं उनकी तो 10 होती हैं। आगे देखते हैं। आगे है कि
अ की मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए कुल स्वर 11 और स्वरों मात्रा केवल स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की नहीं होती है। मात्रा केवल स्वरों की ही होती है, व्यंजन की मात्रा नहीं होती है। अब हम निम्न अनुसार समझेंगे स्वरों को, वर्णमाला के विभिन्न विभाजनों को। तो देखिए स्वर कितने होते हैं, तो स्वर होते हैं 11 और जो अ से लेकर अ तक जो होता है उसमें अंग और अह जो होते हैं वो दोनों अयोगवाह ध्वनियाँ होती हैं। अयोगवाह में अंग को कहते हैं अनुस्वार और अ को कहते हैं विसर्ग। ये दोनों अयोगवाह ध्वनियों में आती हैं, तो अयोगवाह ध्वनियों में आती हैं इसलिए अनुस्वार अंग को कहते हैं और अंग अह को विसर्ग कहते हैं। अब देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो कुल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। जैसे कि क से लेकर अंग तक 5 हुए, च से इ तक 5, ट से अड़ तक 5, ये वर्गीय व्यंजन भी कहलाते हैं। और त से न तक 5, प से लेकर म तक 5, तो ये 5 5 10 पंतिये 15 पंचुका 20 50 25 5 25 कितने हो जाते हैं, तो स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ये वर्गीय व्यंजन भी होते हैं। आगे देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन कुल 4 होते हैं। कौन कौन से, तो य, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से, तो य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन ये भी 4 ही होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो ये भी 4 होते हैं, श, श, श और ह। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन तो ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। हिंदी के अपने व्यंजन जो कि हैं ड और ढ, ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। ड और ढ द्विगुण व्यंजन पूछ ले कि कितना होता है, तो द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। कौन कौन से, ढ और ढ। अब एक व्यंजन, पहले वर्णमाला में टोटल 52 व्यंजन थे, लेकिन अब वर्णमाला में टोटल अक्षरों की संख्या एक विशिष्ट व्यंजन के रूप में ठ को मान लिया गया है, जो कि पहले मराठी में था, लेकिन अब हिंदी में भी इस ठ को मान्यता मिल गई है। तो ये विशिष्ट व्यंजन के रूप में इसे मान्यता मिला है। विशिष्ट व्यंजन पूछा जाए तो ये कितना होता है, तो 1 होता है। कुल वर्ण कितने हो गए, तो पहले तो 52 थे, लेकिन अब कुल वर्ण 53 हो गए हैं, क्योंकि विशिष्ट व्यंजन के रूप में ठ को मान्यता मिल गई है। केंद्रीय हिंदी देख लीजिए यहाँ पे विशेष के रूप में कि केंद्रीय हिंदी समिति ने हिंदी वर्णमाला में संशोधन करते हुए ठ को विशिष्ट व्यंजन के रूप में शामिल किया है। अब मानक हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल 53 मान ली गई है। आजकल अंग्रेजी के प्रभाव से आ ध्वनि हिंदी में अपना जगह बना चुकी है। आ ध्वनि अपना जगह बना चुकी है। इसका लिपि चिन्ह ऐसे लिखा जाता है इसका, और यह हिंदी में आ और ओ के बीच की ध्वनि होती है, अतः वह स्वर ध्वनि है जिसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में होता है, जैसे ऑफिस, कॉलेज, डॉक्टर, कॉपी आदि। तो ये आ ध्वनि वाले होते हैं जो कि अंग्रेजी से आगत हैं। अब हल चिन्ह वाले देख लेते हैं। हल चिन्ह वाले सभी व्यंजन वर्णों के लिपि चिन्हों में अ स्वर रहता है, जैसे कि क में हल चिन्ह लगा के तब अ बराबर क बनता है। तो जब स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करना हो तो उसके नीचे क्या लगाते हैं, हल चिन्ह लगाते हैं। अगर बोला जाए कि क को स्वर रहित लिखो तो ऐसे लिखेंगे, और क स्वर सहित ऐसे रहता है।
अब देख लेते हैं वर्ण। वर्ण के भेद। वर्ण के भेद, तो वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? तो स्वर और व्यंजन। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती हैं वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, री, ए, ओ और औ। ये क्या है? तो स्वर हैं। इसमें हवा ये उच्चारण के समय बिना किसी रुकावट के हवा निकलती है। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के निकले तो वह क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। विशेष देख लेते हैं कि कुछ विद्वानों ने री को स्वर नहीं मानते हैं, क्योंकि आजकल हिंदी में इसका उच्चारण री के समान होता है। जहाँ स्वर वर्णों की संख्या का प्रश्न हो तब हमारा मानक उत्तर होगा कि स्वरों की संख्या 11 है, क्योंकि री को लिखित रूप में स्वर माना जाता है। यह तत्सम शब्दों में स्वतंत्र रूप से और मात्रा के रूप में व्यंजनों के बाद भी प्रयुक्त हो सकता है, इसलिए इसकी गणना स्वरों में की जाती है। यथा री को देखेंगे रेड, तृष्णा, तृप्ति, नृत्य, मृत्यु, कृपण, कृष्ण, तृष्ण, मृग आदि। तो ये री के बारे में स्वरों उनके विशेष जो होता है जानकारी था। अब आगे देखते हैं कि स्वरों के भेद। तो स्वरों के उच्चारण समय उच्चारण स्थान, ओष्ठाकृति, जिह्वा स्थिति तथा मुखाकृति आदि के आधार पर निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। उच्चारण समय उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर या उच्चारण काल अथवा मात्रा काल की दृष्टि को स्वरों के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों को सबसे कम समय जैसे कि एक मात्रा में उच्चारित किया जाता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि अ है, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये ह्रस्व होते हैं। ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। इन्हें एक मात्रिक या लघु स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व को एक मात्रिक या लघु स्वर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछ दे कि एक मात्रिक स्वर या लघु स्वर, तो ह्रस्व स्वर जो कि हैं अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 होते हैं। ह्रस्व हो गया। दीर्घ, तो दीर्घ किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये स्वर हैं आ, ई, बड़ा ओ, ए, ओ, औ। इनकी संख्या 7 है। ये स्वर मात्र ह्रस्व स्वरों के दीर्घ रूप नहीं है, वरन स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। इन्हें द्विमात्रिक तथा गुरु स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। इसके लिए हिंदी का 3 का अंक लगाया जाता है, जैसे ओम। हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। प्लुत शब्द का अर्थ होता है उल्लक्षणा। प्लुत स्वर का अर्थ होता है उछलना या उछलता हुआ। ओष्ठाकृति स्वरों को होठों की आकृति ओष्ठाकृति के आधार पर भी 2 वर्गों में बांटा गया है। तो कौन कौन से? अवृत्ताकार और वृत्ताकार। अवृत्ताकार कौन सा होता है? तो अवृत्ताकार को वर्तुलाकार भी कहते हैं। अवृत्ताकार को क्या कहते हैं? वर्तुलाकार भी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ
वृत्ताकार न होकर फैलते रहते हैं, उन्हें अवृत्ताकार स्वर अथवा अवृत्तमुखी कहते हैं। इसे अवर्तुलाकार भी कहते हैं, जैसे कि अ, आ, छोटी, बड़ी, ए और ऐ। वृत्ताकार, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्ताकार यानी कि गोल होते हैं, इन्हें वृत्ताकार स्वर अथवा वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इसे वर्तुलाकार भी कहते हैं, जैसे कि है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ। विशेष देख लेंगे। अन्य तीसरा भेद उदासीन भी है इसका। उदासीन, जिन स्वरों के उच्चारण में दोनों होठ खुलकर लगभग उदासीन रहते हैं, जैसे कि अ। भाषा वैज्ञानिकों ने अन्य तरह से भी भेदोपभेद किए हैं, जैसे कि विस्तृत है ई, पूर्ण विस्तृत ए, पूर्ण वृत्ताकार उ, अल्प वृत्ताकार ओ तथा आ। अब स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो क्या बताना है कि तब हमारा मानक उत्तर विकल्प अ यानी कि 2 ही होगा, क्योंकि एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित व्याकरण की पुस्तक में 2 ही भेद माने गए हैं। अब उच्चारण स्थान देख लेते हैं। उच्चारण स्थान, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के 2 भेद किए गए हैं। एक तो अनुनासिक स्वर और दूसरा निरानुनासिक स्वर। तो अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? तो अनुनासिक स्वर इन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक के द्वार से भी निकलती हैं। अतः अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, परंतु जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा भी लगी हो तो सुविधा के लिए स्थानाभाव के कारण चंद्र बिंदु की जगह मात्र बिंदु लगा दिया जाता है, जैसे कि कहीं, मैं, हैं, आंखें आदि। इन्हें सानुनासिक स्वर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सानुनासिक स्वर भी कहते हैं। अब देख लेते हैं दूसरा निरानुनासिक। निरानुनासिक वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि केवल मुख से बाहर निकलती हैं, निरानुनासिक कहते हैं। इन्हें अनुनासिक अथवा मौखिक स्वर भी कहा जाता है। अनुनासिक, निरानुनासिक। अनुनासिक में है जैसे कि अंग वाले, तो सवार, आ, बाट, ई, कहीं, ऊ, उंगली, औ, चौक, ये सभी क्या हैं? तो अनुनासिक हैं। निरानुनासिक में अ, सवार, आ, बाट, छोटी ई, कहीं, छोटा ऊ, उंगली, औ, चौक, ये क्या है? तो निरानुनासिक हैं। जिह्वा की स्थिति के अनुसार अब देख लेते हैं अगला। जिह्वा की स्थिति के अनुसार जिह्वा की स्थिति होते हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जिह्वा की स्थिति के आधार पर कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से? अग्र, मध्य और पश्च स्वर। डायग्राम के आधार पे देख लेंगे कि अग्र स्वर कौन कौन से हैं। तो अग्र स्वर में आते हैं छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। मध्य स्वर में आ, पश्च स्वर में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ और आगत आ। तो यहाँ पे देख लेंगे इसको
बहुत आसानी से हम याद रख सकते हैं। जैसे कि बीच वाले में अ को बाँट दीजिए और देखेंगे कि जितने भी 3, ये देखिए 3 बना हुआ आकृति है, छोटा ऊ में भी 3, ये 3 बना के ही बड़ा ऊ में, फिर ओ में 3 बना के ही ओ की मात्रा, फिर औ में भी ऐसे ही 3 बना के, यानी कि जो भी 3 वाले हैं अ, आ, ये जो भी 3 वाले आ जा रहे हैं वो आ जाएंगे पस्य में। और यहाँ पे देखिए उसके बाद जो बच गए आ को छोड़कर जो भी 3 वाले आ जा रहे हैं वो पस्य में आ जाएंगे और आ को मध्य में रख देंगे और उसके बाद जो बचा वो अग्र में हो जाएगा। तो इसे पहचानना बहुत ही आसान है। अगर एग्जाम में पूछ लिया अग्र स्वर, मध्य स्वर या पस्य स्वर, तो मुख्य विवर में जिह्वा के ऊपर उठने की स्थिति के आधार पर आधार बनाकर जो भेद किए जाते हैं उन्हें स्थानगत भेद भी कहते हैं। जैसे वो क्या होते हैं, तो अग्र स्वर जिह्वा के अग्रभाग से उच्चरित होने के कारण इन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जैसे कि छोटी ई और बड़ी ई, उसके बाद है ए और ए। मध्य स्वर जिह्वा के मध्य भाग से उच्चरित होने के कारण इन्हें मध्य स्वर कहते हैं। इस स्थिति में उच्चरित ध्वनि अ है। पस्य स्वर जिह्वा के पस्य भाग से उच्चरित होने के कारण इसे पस्य स्वर कहते हैं। जैसे आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ, गत आ। स्पष्टीकरण देख लेंगे कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने आ को मध्य स्वर में सम्मिलित किया है। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने व्यवहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना नामक पुस्तक में आ को मध्य स्वर माना है, जबकि हिंदी उद्भव विकास रूप नामक पुस्तक में आ को पस्य स्वर माना है। अधिकतर विद्वानों ने पस्य स्वर माना है, अतः हम भी इसे पस्य स्वर में ही सम्मिलित करते हैं। मुखाकृति के आधार पर मुख के खुलने के आधार पर इन स्वरों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि पहला है समृद्ध, उसके बाद है अर्धसमृद्ध, विवृत, अर्धविवृत। समृद्ध। अब देख लेंगे विवृत। तो विवृत का अर्थ होता है अधिक खुला हुआ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुला रहता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। समृद्ध स्वर, समृद्ध का अर्थ होता है कम खुला हुआ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुला रहे उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। तो विवृत में आ जाएगा आ, और समृद्ध में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये 4 होता है और ये 1 होता है। सिर्फ आ। विवृत सिर्फ 1 होता है आ, और समृद्ध 4 होता है। कौन कौन सा? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। आगे देखेंगे कि अर्धविवृत में विवृत स्वर से थोड़ा कम और अर्धसमृद्ध से थोड़ा अधिक मुंह खुलने पर जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें अर्धविवृत स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, ए, ओ, ये 3 होते हैं। टिप्पणी, आगत आ भी अर्धविवृत में ही आता है। अर्धसमृद्ध, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख समृद्ध स्वर से थोड़ा अधिक खुला रहता है अर्धसमृद्ध स्वर कहलाता है। जैसे ए, ओ, ये 2 होते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार उच्चारण स्थान के अनुसार स्वरों के निम्न भेद हैं। कोमल तालव्य से अ और आ, कठोर तालव्य से ई और ई, ओष्ठ से
उ और ओ, कंठ तालव्य से ए और ऐ, कंठोष्ठ से ओ और औ। ज़्यादातर व्याकरण री को मूर्धन्य अनुस्वार और नासिक व विसर्ग को कंठस्थ मानते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों के उच्चारण की रीति को प्रयत्न कहते हैं। ध्वनि उत्पन्न होने के पहले वाग्दिग्ध की क्रिया को अभ्यंतर प्रयत्न और ध्वनि के अंत की क्रिया को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों के दो भेद होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। अगर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पूछते स्वर तो एक तो होते हैं मूल स्वर और दूसरे संधि स्वर। मूल स्वर, तो मूल स्वर कौन होते हैं कि जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं है होती है उन्हें मूल स्वर या ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ये चार होते हैं, अ, छोटी ई, छोटा उ और री। संधि स्वर, मूल स्वरों के मेल से बने हुए स्वर संधि स्वर कहलाते हैं। मूल स्वरों के मेल से मिलकर जो बने उसे संधि स्वर, संधि मीन्स मिलाप ही होता है, तो संधि स्वर का नाम दे दिया है कामता प्रसाद गुप्त ने। वो कौन कौन से होते हैं तो आ, बड़ी ई, छोटा बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये संधि स्वर के दो भेद होते हैं, कौन से तो एक तो दीर्घ संधि और स्वर और एक होते हैं संयुक्त संधि स्वर। तो दीर्घ स्वर, दीर्घ कौन कौन से होते हैं तो किसी एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर के मिलने से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे दीर्घ कहते हैं। जैसे कि अ में अ के मिल से आ बनता है, छोटी ई और छोटी ई मिल जाए तो बड़ी ई बनता है, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिल जाए तो बड़ा ऊ बनता है। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं तो भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे कि अ में छोटी ई मिलकर बनता है ए, और अ में छोटा उ मिलकर ओ बनता है, आ में ए मिलकर ऐ बनता है और आ में ओ मिलकर औ बनता है। तो ये दोनों अलग अलग भिन्न भिन्न स्वर आपस में मिलकर जो बन रहे हैं तो इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। भोलानाथ तिवारी ने संयुक्त स्वरों को संध्याक्षर भी कहा है। भोलानाथ तिवारी ने इसे संध्याक्षर कहा है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार उच्चारण के कालमान के अनुसार स्वरों के दो भेद होते हैं, एक तो लघु दूसरा गुरु। विशेष उच्चारण के कालमान को मात्रा कहते हैं। उच्चारण के कालमान को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। तो लघु स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगती है उसे लघु स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ और री। गुरु स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उन्हें गुरु स्वर कहते हैं, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ आदि। मूल स्वर, मूल स्वर, सभी मूल स्वर लघु तथा सभी संधि स्वर गुरु होते हैं। सभी मूल स्वर क्या होते हैं, लघु, और जो सभी गुरु होते, सभी मूल स्वर लघु तथा सभी संधि स्वर क्या होते हैं, गुरु होते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जाति के अनुसार स्वरों के दो भेद हैं, एक तो है असवर्ण और दूसरा है सवर्ण। असवर्ण जिसे विजातीय कहते हैं, जिन स्वरों के स्थान और प्रयत्न एक से नहीं होते हैं वे असवर्ण कहलाते हैं। इन्हें विजातीय भी कहा जाता है, जैसे अ, ई, अ और बड़ी ई, अ और बड़ा ओ, ई और बड़ा ओ आदि। सवर्ण या सजातीय,
समान स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न स्वरों को सवर्ण कहते हैं। इन्हें सजातीय भी कहा जाता है, जैसे अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ आदि। विशेष ए, ऐ, ओ, औ इन संयुक्त स्वरों में परस्पर सवर्णता नहीं है, क्योंकि ये असवर्ण स्वर से उत्पन्न है। मुख की मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर, इस आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया जा सकता है। विभिन्न स्वरों के उच्चारण में कभी तो मुख मांसपेशियां दृढ़ हो जाती हैं तो कभी शिथिल हो जाती हैं। कुछ ध्वनियों के उच्चारण समय में दीर्घ और मध्यम 3 वर्ण बनाए जा सकते हैं। उदाहरण शिथिल में अ, ई और छोटा ऊ, दीर्घ में ऊ और बड़ा ऊ, मध्यम में ए। अब देख लेते हैं